हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मुगलकालीन या मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की बातें, ठीक है। और उसमें हमने मुद्रा व्यवस्था की चर्चा हम लोग कर रहे थे। और इसी क्रम में हमने देखा कि बाबर ने कौन कौन से सिक्के चलाए, उसके बाद शेरशाह सूरी के कुछ सिक्कों की हमने बात करी, और फिर हमने लास्ट में अकबर की जो मुद्रा व्यवस्था थी, मुद्रा प्रणाली जो थी, किस प्रकार से उसने जो है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था को एक तरीके से सुसंगठित किया, व्यवस्थित किया, और किस प्रकार से उसने टकसाल की स्थापना करवाई और कौन कौन से सिक्के चलाए। ये सारी की सारी चर्चा हम हमारी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जहांगीर के सिक्के। जहांगीर के सिक्के देखिएगा, जहांगीर के काल में यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो नंबर 1 निसार। नंबर 1 कौन सा? निसार सिक्का। भाई, अकबर के काल में जो चल रहे थे वो तो चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गए। लेकिन जो नए सिक्कों की जो चर्चा करूंगा कि जहांगीर ने कौन कौन से नए सिक्के और उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है निसार। निसार जो कि तांबे का सिक्का होता था और रुपये का चौथा भाग होता था, मतलब 25 पैसे का। साथ ही साथ विशेष बात क्या याद रखनी है आपको? विशेष बात ये याद रखनी है कि जहांगीर ने जो अपने सिक्के चलाए, उन सिक्कों के ऊपर जहांगीर और नूरजहां दोनों के नाम का अंकन मिलता था। और साथ ही साथ न केवल नाम का अंकन, अपितु जहांगीर और नूरजहां का दोनों को साथ में चित्र भी मिलता था। उसने चित्र भी उत्कीर्ण करवाए। और साथ ही साथ कई सिक्के ऐसे हैं जहां जहांगीर के हाथ में शराब का प्याला है और पास में कौन खड़ी है? नूर खड़ी है। अब नूर से ज्यादा प्रभावित था, इसलिए उसने कई प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे नूरे अफसा, नूर शाही, नूर सुल्तानी, नूर दौलत, नूर करम, नूर मीहर, खेर काबुल, है ना। खेर काबुल तो खैर चांदी का सिक्का था, जहांगीर के द्वारा जो चलाया गया था, है ना। बाकी जो सिक्के थे वो सारे के सारे सोने के सिक्के थे, जैसे कौन कौन से? नूर अफसा, नूर शाही, नूर सुल्तान, नूर दौलत, नूर करम, नूर मीहर, है ना। और ये जो थे ये क्या थे? सोने के सिक्के थे। एक उसने चांदी का सिक्का चलाया, खैर ए काबुल। कौन सा? खैर ए काबुल। तो याद रखिएगा कि निसार जो था वो तांबे का सिक्का था, तांबे का सिक्का। रुपये का चौथा भाग नंबर 2 खैर ए काबुल या खेरे काबुल, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका चांदी का सिक्का, ठीक है। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण बात करें तो सोने के सिक्के कौन कौन से उसने चलाए? सोने के सिक्के, तो भाई नूर जहां से इतना प्रेम करता था तो उसके नाम के तो सोने के ही प्रचलित होंगे। तो नूरे अफसा, नूरे अफसा। नूर शाही, नूर सुल्तानी, नूर दौलत,
नूर करम, नूर मिहर, ये जो थे उसने कौन से सिक्के चलाए? जो है माफ कीजिएगा, सोने के सिक्के चलाए। अब इसमें से एक प्रश्न, जैसे हमने बात की थी कि अकबर के काल का सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था वो कौन सा था? संसद। कौन सा था? संसद। 101 तोला के बराबर था, 101 तोला के बराबर था। तो यहां से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के काल का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो नूर ए शाही। कौन सा? नूर ए शाही जो था वो लगभग 100 तोले के बराबर होता था उसका मूल्य। नूर ए शाही जो था वो कितने तोले के बराबर? 100 तोले के बराबर होता था। जहांगीर के काल का सबसे बड़ा सिक्का माना जाता है। जहांगीर के काल का सबसे बड़ा सिक्का जो माना जाता है सोने का वो कौन सा है? नूर ए शाही। तो यहीं पर याद रखिएगा, नोट। जहांगीर के काल का, जहांगीर के काल का सोने का सबसे बड़ा सिक्का, सोने का सबसे बड़ा सिक्का नूर ए शाही। या नूर शाही, जिसका मूल्य 100 तोले के बराबर होता था। विशेष बातें, जहांगीर मुगल काल का प्रथम शासक, जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर अंकित करवाई, जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर अंकित करवाई। साथ ही याद रखिएगा कि इसने अपने सिक्कों को सुंदर लेखों से अलंकृत करवाया। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि जहांगीर को उसके कई सिक्कों पर उसके कई सिक्कों पर नूर के साथ दिखाया गया है। साथ ही हाथ में शराब का प्याला, हाथ में
शराब का प्याला भी उत्कीर्ण किया गया है। जहांगीर अपने सिक्कों पर, जहांगीर अपने सिक्कों पर श्रम के साथ नूर का नाम भी अंकित करवाता था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने चांदी के सिक्कों पर 12 राशि चक्रों का जो है अंकन करवाया। तो याद रखिएगा कि जहांगीर। कौन है? जहांगीर। जहांगीर ने जो 12 राशि चक्र होते हैं, उन 12 राशि चक्रों का अंकन करवाया अपने सिक्कों के ऊपर। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया, उसी राज्याभिषेक के समय उसने एक सोने की मोहर चलाई और उस मोहर पर उसने अकबर का भी अंकन करवाया था। किसका अंकन करवाया था? अकबर का भी अंकन करवाया था। तो जहांगीर के काल के प्रमुख सिक्के हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें विशेष कुछ जो तथ्य है मैंने आपको बता दिया। आपको याद रखना कि जहांगीर मुगल काल का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों के ऊपर स्वयं का नाम लिखवाया, अपनी तस्वीर खुदवाई और लेखों से उसे सुसज्जित करवाना जो है प्रारंभ किया। साथ ही साथ याद रखना कि जहांगीर के समय जो तटीय इलाके थे, इन तटीय इलाकों में मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और ये जो कौड़ियां थी ये मालदीव से लाई जाती थी वस्तु विनिमय के रूप में। अब देखिएगा कि 25 कौड़ी का मूल्य 1 रुपये के बराबर होता था। 25 कौड़ी का मूल्य 1 रुपये के बराबर होता था। तो ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट करना है इसको। जहांगीर प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने चांदी के सिक्कों पर सिक्कों पर 12 राशि चक्रों या 12 राशि चक्रों का अंकन करवाया। अगली बात कि जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के समय जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के समय
एक सोने की मोहर चलाई, जिस पर अकबर का चित्रण करवाया, अकबर का चित्रण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट कि जहांगीर के काल में जहांगीर के काल में तटीय इलाकों में या तटीय क्षेत्रों में मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, याद रखना कि 2500 कौड़ियों का मूल्य 2500 कौड़ियों का मूल्य 1 रुपये के बराबर होता था। आगे बात समझे, तो कौड़ी क्या होती है आप लोगों को पता। जब आजकल वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जो उछाल करते हैं ना, उछाल देखा होगा आपने, तो जो उछाल करते हैं ना उसमें वो कौड़ी होती है ना, वाइट वाइट कलर की, जो समुद्री तटीय इलाकों में पाई जाती है, सीप की जैसी छोटी सी इतनी सी। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, कौड़ी कहलाती है। तो मुगल काल में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कुछ तो अकबर के सिक्कों की, कुछ आपको जहांगीर के सिक्कों की। उसके बाद यदि हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने ज़्यादा कुछ सिक्के चलाए नहीं। शाहजहां ने कुछ ज़्यादा सिक्के चलाए नहीं, उसने कुछ नहीं किया, जो पहले से चीज़ें चल रही थी उन्हीं को रखा। क्योंकि शाहजहां का काल तो वस्तुतः जो है स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहलाता है। और शाहजहां पूरे दिन बैठे बैठे मुमताज को एक ही बात बोलता था, आना आना आना। आई बात समझ, खैर अन्य भाव में मत लेना इसको, कि शाहजहां ने दाम और जो रुपया जो चलता था उसके बीच का एक सिक्का चलाया था जिसे कहा जाता था आना। क्या कहा जाता था, आना। और शाहजहां के बाद में देखो ये आना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जाना महत्वपूर्ण नहीं है, आना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, कि शाहजहां ने दाम और रुपया के बीच का एक सिक्का चलाया था जिसे क्या कहा जाता था, आना कहते थे। 4 आना, 8 आना, है ना, ऐसे बोलते थे ना। ठीक है, 5 आना, 10 आना, 20 आना, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो आना शाहजहां के काल में, याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि शाहजहां बैठे बैठे मुमताज को कहता था आना आना। ठीक है, नेक्स्ट औरंगजेब की यदि हम चर्चा करते हैं तो औरंगजेब के काल में तो सारी की सारी चीजों का पता नहीं हुआ एक तरीके से। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने जो अब से पहले सिक्कों के ऊपर जो कलमा खुदाया जाता था, कलमा का मतलब एक तरीके से जो श्लोक होता था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, नक्शबंदी सिलसिले का जुड़ा हुआ व्यक्ति, नक्शबंदी सिलसिले से। और आपको पता है कि नक्शबंदी जो थे वो कट्टर व्यक्ति थे।
तो क्योंकि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम ऐसा कहता है कि कलमे जो है सिक्के के ऊपर कलमा नहीं खुदना चाहिए, क्योंकि हर जगह जाता है, हर किसी के हाथ में, वो नीचे भी गिरता है तो उससे उसका अपमान होता है। तो औरंगजेब के काल में पहला काम उसने ये किया कि सिक्कों के ऊपर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है कि मुगल काल में सर्वाधिक जो सिक्के थे वो औरंगजेब के काल में ढाले गए थे। पहले से जो सिक्के चल रहे थे, ठीक है ना, वो किसके काल में तो थे ही लेकिन औरंगजेब के काल में सर्वाधिक सिक्के डाले गए थे। अब उसके पीछे कारण भी है। एक तो जब हम उसके डिटेल में बात करते हैं तो उसके पीछे डिटेल, एक तो जागीर संकट, और औरंगजेब के काल में क्योंकि जो है जागीर के ऊपर संकट आ गया था। शाहजहां के शासनकाल में भी जागीर संकट सबसे पहले, ठीक है। तो उस स्थिति में वेतन देने के लिए, सारी चीजें प्रचलित करवाने के लिए उसने सिक्के सर्वाधिक ज्यादा ढाले गए थे। एक जो जीतल की हम लोग बात कर रहे थे, उस जीतल का प्रयोग केवल और केवल हिसाब किताब में किया जाता था, है ना। छोटे मोटे जो हिसाब किताब होते थे उनमें जीतल का प्रयोग किया जाता था, और इस जीतल को फलूस या पैसा भी कहा जाता था। आगे बात समझ। अब इसने एक चीज, खैर ये तो आपके सिक्कों की बात हो गई, एक चीज आपको और याद रखना है मुगल काल में महत्वपूर्ण बात क्या, कि सिक्कों के ऊपर कटौती भी की जाती थी। कटौती का मतलब क्या है कि सिक्के का जितना मूल्य है उस मूल्य में उसका हास जोड़ दिया जाता था, डेप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी जोड़ दिया जाता था। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, कितने रुपए का है, मान लो कि 1 रुपए का सिक्का है, तो ये 1 रुपए का सिक्का यदि 1 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, 1 रुपए का सिक्का जिसे ढाला गया था और वो 1 साल से अधिक पुराना हो गया है, लेकिन 1 साल से थोड़ा अधिक हो गया या 1 साल हो गया उसको चलते हुए, तो उसमें 3% कटौती होती थी। 3% कटौती का मतलब ये है कि जो 1 रुपए का जो सिक्का था, है ना भाई, 1 रुपए में आपके कितने 100 पैसे होते हैं ना, कितने 100 पैसे होते हैं। यदि ये सिक्का 1 साल से अधिक चल गया तो उसमें 3% डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता था, मूल्यह्रास जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझे। तो इसका मतलब ये 100 पैसे वाला जो सिक्का था वो उसका मूल्य घट करके अब कितना रह जाएगा, 97 पैसे रह जाएगा। और यदि यही सिक्का 2 साल से अधिक पुराना हो गया और 2 वर्ष से अधिक पुराना हो गया, तो इस स्थिति में क्या किया जाता था बेटा, याद रखना कि उसमें 5% कटौती कर दी जाती थी। कितने, 5% कटौती। अब 5% कटौती का मतलब यह है कि जो 1 रुपए का जो सिक्का था उसका मूल्य घट करके कितना रह जाएगा, 95 पैसे। कितना, 95 पैसे। आगे बात समझ में। तो ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में हमने मुद्रा व्यवस्था की हमने बात कर ली है। देखिएगा, शाहजहां, याद रखिएगा कि शाहजहां ने, या सीधे सीधे मैं लिख दूं, सर्वनाम का ही प्रयोग कर लेते हैं कि इसने रुपया व दाम के मध्य का एक सिक्का, रुपया व दाम के मध्य का एक सिक्का, मध्य, आना नामक, आना नामक एक नवीन सिक्का चलाया। ठीक है। औरंगजेब की बात कर लेते हैं। औरंगजेब, तो याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय, इसके समय
सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया। मोस्ट बात नोट कि मुगल काल में सर्वाधिक सिक्के इसी के काल में ढाले गए, इसी के काल में ढाले गए। अगली बात कि जीतल का प्रयोग केवल हिसाब किताब रखने में किया जाता था। इसे फलूस या पैसा भी कहा जाता था। याद रखिएगा कि सिक्कों पर मूल्यह्रास भी लगाया जाता था। जैसे यदि कोई सिक्का एक वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो तो उस पर 3% कटौती की जाती थी। उस पर 3% कटौती की जाती थी। और यदि कोई सिक्का यदि कोई सिक्का 2 वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो तो उस पर 5% कटौती की जाती थी। 5% कटौती की जाती थी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में सिक्कों की। किसकी? सिक्कों की। अब यदि हम बात करते हैं तो मुगल काल में अगला जो इसी में अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपका बनता है माप तोल व्यवस्था का। कौन सा? माप तोल व्यवस्था का। याद रखिएगा, एक तो अकबर ने 1586-87 में जो है
पहले से प्रचलित एक सिकंदरी गज था, जिसका प्रचलन हालांकि शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका उसने प्रचलन बंद कर दिया और इलाही गज, ठीक है, माप तोल में विशेष रूप से याद रखना कि किसका प्रयोग किया जाता था, इलाही गज का प्रयोग किया जाता था, जो कि अकबर के द्वारा प्रचलित की गई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है कि अकबर ने कौन से गज का प्रचलन करवाया, या माप तोल किसके माध्यम से किया जाता था? तो इलाही गज। इलाही गज का मतलब था 41 अंगुल। कितना? 41 अंगुल या 33.5 इंच। आ गई बात समझ? वही यदि बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में एक इकाई थी जिसे दक्षिण भारत में, देखो उत्तर भारत में जहां पर विशेष रूप से अकबर का शासन है, वहां पर आपको इलाही चलाना है। क्या चलाना है? इलाही। दक्षिण भारत में एक सूती व ऊनी वस्त्र मापने के लिए एक यंत्र प्रयोग किया जाता था, जिसे दक्षिण भारत में कोवाड़ कहा जाता था। तो आपको कोवाड़ खोलने, कोवाड़ दरवाजा कहाँ? दक्षिण भारत में। और इस कोवाड़ नामक इलाही जो है इकाई का उल्लेख वस्तुतः एक व्यक्ति इतिहासकार हुए जिनका नाम था मोरलैंड। क्या नाम था? मोरलैंड। इन्होंने इसका जो है उल्लेख किया। वहीं यदि हम बात करते हैं गोवा का जो समुद्री तट था, इस गोवा के समुद्र तट पर कैंडी खानी है आपको, जाकर के चॉकलेट खानी है। क्या खानी है? चॉकलेट खानी है। तो कैंडी नामक इकाई का प्रयोग गोवा में किया जाता था। कहाँ किया जाता था? गोवा में किया जाता था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मैं माप इकाई की बात कर लेता हूं। माप तोल इकाई, तो देखिएगा कि अकबर ने पहले से प्रचलित सिकंदरी गज के स्थान पर जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा प्रचलित मानी जाती है, के स्थान पर इलाही गज इलाही गज प्रचलित करवाया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बेटा। यदि हम बात करें इलाही गज की, इलाही गज में क्या चीज? 41 अंगुल, 41 अंगुल। अरे पहले आपने नहीं देखा क्या, हमारे जो बूढ़े बड़ोरे जो लोग होते थे ना, वो क्या करते थे बेटा जी? वो ऐसे उंगलियों से नापते थे ना, ऐसे ऐसे यूं ऐसे। तो 41 अंगुल का मतलब 1 गज। 41 अंगुल का मतलब क्या होता था? 1 गज। या फिर इंच की बात करें तो 33.5 इंच। कितने?
33.5 इंच का होता था, 41 अंगुल या 33.5 इंच। ठीक है, ये बात विशेष याद रखना कि देखो, हालांकि इस तरीके केवल सीधा सीधा आपका बेसिक सा प्रश्न बनता है। वैसे तो क्या प्रश्न बनता है बेटा कि इलाही गज किसने चलाया? अकबर ने। अकबर ने इलाही गज चलाने से पूर्व कौन से गज को बंद किया? सिकंदरी गज को। सिकंदरी गज वस्तुतः जो है किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा प्रचलित किया गया था। 1586-87 में इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, और उसके स्थान पर एक नया गज लेकर के आए। कौन सा? इलाही गज। ठीक है, आगे बात समझ। दक्षिण भारत में कोवाड़ नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था, जो कि सूती व ऊनी वस्त्र मापने का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में कोवाड़ नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और वहीं पर यदि हम बात करें गोवा में, तो गोवा में मैंने आपको कहा ना समुद्र तट है। गोवा में जाकर के आपको बेटा जी क्या खाना है? कैंडी। गोवा में जाकर के क्या खाना है आपको? कैंडी खाना है। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। तो गोवा में कैंडी नामक इकाई का प्रयोग हो। अब सबसे मजेदार बात एक और सुन लो। सबसे मजेदार बात क्या कि जो समुद्री तट थे, इसके अलावा जो समुद्री तट थे और जहां पर अरबी व्यापारियों का जो था अधिपत्य, एक तरीके से हम मान सकते हैं, है ना। तो समुद्री तटों के ऊपर अरबी जो व्यापारी आते थे पहले, है ना, क्योंकि देखो अब थोड़ी सी लीक से हट करके बात कर रहा हूं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है समझना इस बात को। कैसे? समझो, अकबर का जो शासनकाल है वो बेटा जी 1555 से लेकर के 1605 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब इसी दौरान कई यूरोपियों का आगमन भी हुआ यहां पर। यूरोपियों का क्या हुआ है? आगमन हुआ था। अब इस यूरोपीय आगमन में हम सबसे पहले बात करें तो 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाल वाले लोग आए। समझना इस चीज को। भारत, यूरोप, उसके बाद में पुर्तगालियों के बाद में 1595-96 ईस्वी में डच आए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन वाले लोग, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आ गए भारत में। ठीक है, तो कई विदेशी आए हैं। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली पहले से यहां पर स्थापित थे। यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार का जो केंद्र था, जैसे हम भूमध्य सागर, अरब सागर, इनकी हम बात करते हुए, यहाँ पर जो समुद्री मार्ग था, इस समुद्री मार्ग पर अरबों का आक्रमण हुआ करता था। अरब लोगों का अधिकार था, अरबों का अधिकार था। समझना इस बात को। किसका अधिकार था? अरबों का अधिकार था। अरब जो कंट्री वाले जो लोग थे यहाँ भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत वाला जो भाग जो था, समुद्री तट वाला भाग, यहाँ पर गरम मसाले ज्यादा होते थे, तो यहाँ से मसाले खरीद करके वो उन्हें यूरोप और दूसरी जो कंट्रीज थी, इन दूसरी कंट्रीज में उनका व्यापार करते थे। आगे बात समझिए। इसलिए समुद्री तट जो थे
उन समुद्री तटों पर अरबों ने इन लोगों के साथ में व्यापार करने के लिए, भाई कोई ना कोई तोल की इकाई तो होगी ना, तो समुद्र तट पर तो हमेशा बहार रहती है, बहार, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, है ना। तो याद रखना कि अरबी जो लोग थे, इन लोगों के साथ में व्यापार करने के लिए जो एक इकाई का प्रयोग करते थे उसको बहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहार। क्यों करते थे? पता चल गया ना। तो अरबी व्यापारियों ने जो प्रचलित की थी जो है उससे क्या कहा जाता था? बहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहार कहा जाता था। समझ गए ना? तो अगली बात कि अरब व्यापारियों द्वारा, नोट, अरब व्यापारियों द्वारा समुद्री तटों पर बहार नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बेटा जी, हो गई बात क्लियर। बहार नामक इकाई का प्रयोग कौन करते थे? समुद्री व्यापारी। और वो कौन? विशेष रूप से अरबी। तो ये हो गया आपके माप तोल की बात। अगली जो हम बात कर रहे हैं वो हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जहां से आपके प्रश्न बनते हैं विशेष रूप से उसी की बात करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे बेटा, क्योंकि मेरे मन में हमेशा विद्यार्थी हित होता है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो विद्यार्थी है, मेरा जो सामने भाई बहन बैठा है, वो सारी चीज़ों को समझे, उन चीज़ों को एग्जाम में वहाँ पर काम आए। लेकिन कुछ लोगों को वो बात हजम नहीं होती शायद। खैर, ध्यान से सुनिएगा, राजस्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग। मुगल काल में जो राजस्व व्यवस्था प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है बेटा जी किसको? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने एक प्रणाली चालू की थी जिसका नाम मिलता है आपको जाब्ती प्रणाली। कौन सी? जाब्ती प्रणाली। ये जाब्ती प्रणाली में बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारी दुविधाएं थी, और इन्हीं दुविधाओं को दूर करना चाहते थे कौन? अकबर।
किसानों के लिए भी ये व्यवस्था ठीक नहीं थी और मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के लिए भी ये व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसलिए 1569 ईस्वी में, कब, 1569 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश हुई और इसी शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर अकबर ने जो है वस्तुतः कनकूत या मुक्ताई प्रणाली प्रारंभ की। कौन सी? कनकूत या मुक्ताई प्रणाली अकबर ने प्रारंभ कर दी। लेकिन ये भी ज्यादा कुछ मामला बैठा नहीं। 1570-71 ईस्वी में राजा टोडरमल ने एक सुझाव दिया। कब? 1570-71 ईस्वी में राजा टोडरमल ने एक सुझाव दिया और राजा टोडरमल के सुझाव के बाद में इस कनकूत या मुक्ताई जो व्यवस्था थी, इस कनकूत मुक्ताई व्यवस्था को अकबर ने पुनः त्याग दिया। और यहीं पर जब हमने बात करी थी परगना के शासन की, तो तब मैंने कानून गो की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कानून गो की जब हमने चर्चा की तो मैंने आपको कहा कि इसी समय 1570-71 में अकबर ने एक आदेश जारी किया। अकबर ने एक आदेश जारी किया और आदेश जारी करके संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का माप करवाया। अब देखो उसके पीछे कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण यह मिलता है कि अकबर जो थे, उन अकबर ने टोडरमल को गुजरात का दीवान नियुक्त किया था। ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। कई विद्वान बहुत ज्यादा हैं जो उनको उल्टियां हो रही हैं। ध्यान से सुनना बेटा कि अकबर ने टोडरमल को गुजरात का दीवान नियुक्त किया। अब गुजरात का जब उसने दीवान नियुक्त किया तो टोडरमल ने गुजरात में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की। कैसी व्यवस्था प्रारंभ की? याद रखना कि टोडरमल ने गुजरात की जो संपूर्ण कृषि योग्य भूमि थी, शब्दों के ऊपर ध्यान देना बेटा, कि संपूर्ण कृषि योग्य जो भूमि थी, उस कृषि योग्य भूमि का उसने माप कराया। कृषि योग्य भूमि का उसने क्या किया? माप करवाया। और इसी से अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के 1570-71 में उसने एक आदेश जारी किया और आदेश जारी करके संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का माप करवाना का कार्य दिया गया। किसको? कानूनगो को। कानूनगो कौन? पटवारियों का जो मुखिया होता था वो क्या था? कानूनगो होता था। तो अकबर की इस चीज के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण कौन? टोडरमल। और अकबर ने जब ये चीज उनको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसी चीज को, टोडरमल की इस व्यवस्था को संपूर्ण साम्राज्य में क्या कर दिया? लागू किया। ठीक है, संपूर्ण साम्राज्य में इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। और अकबर ने पहली बार एक चीज और की कि भूमि के माप के लिए बांस की जरीब का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, किसका? कि पहला कौन सा ऐसा शासक था जिसने सन या रस्सी के माप को त्याग करके बांस की जरीब का प्रयोग किया? जरीब का मतलब भूमि का जो माप करने के लिए जो प्रयुक्त होते थे, बांस के सरकंडे लगे हुए होते थे और बीच में उसमें जो है लोहे की छोटी छोटी जंजीरें लगी हुई हुआ करती थी। वो चीज आपकी क्या कहलाता था? जरीब, जो कि भूमि के माप के लिए प्रयोग करता। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका टॉपिक, आईने दहसाला। कि अकबर ने शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित, शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित
शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित जाब्ती प्रणाली को बंद कर 1569 ईस्वी में 1569 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर कनकूत वे मुक्ताई प्रणाली प्रारंभ की। याद रखिएगा इंपोर्टेंट तथ्य कि अकबर ने राजा टोडरमल को गुजरात का दीवान नियुक्त किया। टोडरमल ने संपूर्ण गुजरात की कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि का नाप करवाया। तथा टोडरमल के सुझाव से ही प्रसन्न होकर 1570-71 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का माप करवाने का आदेश कि भूमि का माप करवाने का आदेश कानूनगो को दिया। ठीक है, और इसी के साथ में उसने नस्क और जो मुक्ताई या कनकूत जो व्यवस्था थी, इस कनकूत या मुक्ताई या नस्क व्यवस्था को उसने क्या करा, त्याग दिया। आगे बात समझ क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा याद रखिएगा कि सन की जरीब के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग पहली बार किस मुगल शासक के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा किया गया। उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या, देखो जो सन की जो रस्सी होती है ना, ये सन की जो रस्सी है ये सर्दी में सिकुड़ेगी और गर्मी में फैलेगी।
सर्दी में सिकुड़ जाएगी और गर्मी में क्या होगा, फैलेगा। तो इससे होता क्या था कि जो भूमि का वास्तविक जो माप होता था वो वास्तविक माप आ नहीं पाता था, उसमें बहुत सारी विसंगतियां रह जाती थी। कभी तो एक ही भूमि, भाई एक ही क्षेत्र है, एक ही खेत है, उसका कई बार तो आ रहा 50 बीघा, और वापिस सर्दियों में जब माप करवाए तो उसी का आ रहा 30 बीघा। समझ रहे हो आप? तो इसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं थी, पता ही नहीं लग पाता था कि किस प्रकार से जो ये राजस्व निर्धारित किया जाए। तो ये बड़ी समस्या थी। अब ये बड़ी समस्या थी, तो इस समस्या को दूर करने के लिए पहला ही काम ये किया गया कि साहब सन के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया गया। सन के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग पहली बार किसने किया? अकबर ने किया था। किसने किया? अकबर ने किया था। याद रखिएगा, भूमि माप हेतु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा जी इसको, कि अकबर ने भूमि माप हेतु, अकबर ने भूमि माप हेतु कि रस्सी के स्थान पर, कि रस्सी के स्थान पर पहली बार बांस की जरीब का प्रयोग किया। बांस की जरीब का प्रयोग किया। अगली बात समझ में क्लियर है? तो ये बात विशेष स्मरणीय तथ्य आप लोगों के लिए बन जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहली बार सन की रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया। तो पहला व्यक्ति आपका कौन है? अकबर है। कौन है? अकबर। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईने देहशाला। चलिए, समय कम बचा है तो मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आईने देहशाला के बारे में बता देता हूँ। अगली क्लास में इसका जो है विशेष रूप से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आईने देहशाला की यदि हम बात करते हैं तो आईने देहशाला प्रारंभ कब की गई? पहला ही बेसिक सा साधारण सा आपका प्रश्न बनता है। तो आईने देहशाला 1580 ईस्वी में की गई। इसके कुछ उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो जाबती व्यवस्था, बंदोबस्त अर्जी इसको कहा जाता है, और इसी को टोडरमल व्यवस्था कहा जाता है। वस्तुतः ये जो था ये जाबती का विकसित रूप था। जाबती व्यवस्था क्या थी उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक एक चीज बताऊंगा, चिंता मत करो आप। जाबती व्यवस्था में क्या किया जाता था कि पिछले जो 10 वर्ष जो थे, इन पिछले 10 वर्षों की कुल जितनी उपज हुई है, इस उपज का आंकलन किया जाता था। और इन 10 वर्षों में उपज का जो प्रचलित मूल्य था, एक तो उपज का औसत, पिछले 10 वर्षों में कितनी उपज हुई है, कितना अनाज हुआ है, और इसी का जो उपज का जो प्रचलित मूल्य रहा पिछले 10 वर्षों में, इन दोनों का एक औसत निकालते थे। औसत निकालने के बाद में उसका 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग जो है राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। और राजस्व जो वसूला जाता था वस्तुतः नगद के रूप में लिया जाता था। कौन से काल में? मुगल काल में। समझना जाब्ती व्यवस्था क्या है। पिछले 10 वर्षों का उपज का कुल आंकलन किया जाता था बेटा जी, और इस आंकलन के बाद में इन पिछले 10 वर्षों में उपज का प्रचलित मूल्य क्या रहा, इन दोनों को वो व्यवस्थित करने के बाद में, निकालने के बाद में इन दोनों का एक एवरेज निकालते थे। जैसे मान लो
कि 100 टन हुआ है पिछले 10 साल में, ठीक है, तो 100 टन में डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब पर वर्ष का कितना, प्रति वर्ष का कितना हो गया, 10 टन हो गया। अब मान लो कि जो मूल्य था वो 5 रुपए टन था, तो कुल कितना हो गया, 500, कितना हो गया, 500, ठीक है भाई। 100 टन अनाज उसने 500 रुपए में बेचा। आगे बात समझ में। अब इसका क्या करते थे, वो एक एवरेज निकालते थे। क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत आपने खूब निकाला होगा। और उसके बाद में जो इसका बचता था वो 1/3 भाग इसका जो है किस रूप में ले लेते थे, राजस्व के रूप में। तो जैसे इसका 1/3 3.333 ऐसे कुछ होगा। आगे बात समझ, या इस आधार पर हम यदि करेंगे तो देख लो कितना हो जाएगा, लगभग जो भी है, मैथ्स मेरी तो कमजोरी है, हिस्ट्री पढ़ाने वाला आदमी। खैर चलिए, तो ये इस प्रकार से इस व्यवस्था को उन्होंने जाबती प्रणाली, है ना, आईने देहशाला, है ना, इसी को टोडरमल व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है, इसी को बंदोबस्त अर्जी कहा जाता था। ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें। और कुछ लोगों को स्वस्थ मानसिकता का होना भी जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।